हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम +1 क्लास के फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं। पहले हम फिज़िकल वर्ल्ड फ़िज़िक्स की हम डेफिनेशन करेंगे। तो फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्कस अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फ़िज़िक्स जो है वो एक साइंस की ब्रांच है जिसके बारे में हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना, नेचर में जो मतलब क्या क्या चल रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं, वो फ़िज़िक्स होती है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। जो फ़िज़िक्स है हमारी, हम उसमें नेचर और नेचर में जो हो रहे कोई भी बर्ताव के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स के 2 टाइप्स हैं, मैं आपको और क्लैरिटी से दिखा देती हूँ। क्लासिकल फ़िज़िक्स एंड मॉडर्न फ़िज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स में क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डिफाइंस मैकेनिक्स, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है कि ये क्या एक ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम बात करते हैं, हीट की बात कर लेते हैं, हम मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। वो होती है क्लासिकल फ़िज़िक्स। अब मॉडर्न फिज़िक्स की बात करें तो it is the branch of physics which deals with the elementary particles like atom, nuclei, proton, electron, etc. मॉडर्न फिज़िक्स में क्या होता है? हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते हैं। कौन कौन से? एटम्स, न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा की हम इसमें बात करते हैं मॉडर्न फिज़िक्स में। तो आगे है माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक एंड मेसोस्कोपिक। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद करना होता है, आपको ध्यान में रखना है बस कि वेरी स्मॉल इन साइज़। जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज़ में। मैक्रोस्कोपिक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं। एंड मेसोस्कोपिक होते हैं जो मतलब इनके बीच में आते हैं, ना वो ज़्यादा बड़े होते हैं ना वो ज़्यादा छोटे होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है? इट इज़ एन इंट्रेलर एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द शेप, साइज और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज पुल और पुश। फोर्स क्या होता है? वो एक मान लो एक चीज़ है जो कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर देता है, साइज़ और पोजीशन भी चेंज कर देता है बाय पुल और पुश। मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं अगर इस पर मतलब इसे पुश करूँगी तो इसकी पोजीशन भी चेंज हुई, पहले यहाँ पे पड़ा था वहाँ पे चला गया, ठीक है। और इसके मतलब अगर कोई मैं और ऑब्जेक्ट लूँगी तो शायद उसका शेप और साइज़ भी चेंज हो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। उसके बाद है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस 4 तरह की होती हैं। ये आपको +2 क्लास में भी पढ़ने को आएगा, बट +2 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ही है उस बारे में टॉपिक, लेकिन +1 में इट इज़ अ बेस, सो आपको ये क्लियर करना होगा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहले तो हम पढ़ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच एक्ट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। ये क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या है कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, वो अट्रैक्ट करते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है M1 एंड M2, इनके बीच में जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स है हम उसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मैंने यहाँ पे बॉडीज़ ड्रॉ की है, देखिए हमने पहले किया था कि ये M1 जो है वो फर्स्ट बॉडी का मास है और M2 जो है हमारे पास सेकंड बॉडी का मास है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट के। अगर हम इन्हें मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। हमारे पास M1 एंड M2 है, इनके बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? R² होगा वो हमारे पास, ठीक है। R² क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो मेरे पास क्या आ जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। हम जब भी देखो ये साइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी का जब भी हम साइन हटाते हैं हमारे पास कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हम मतलब यहाँ पे जी लेंगे क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है, तो हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पे इक्वल करेंगे और हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे। सो वेयर जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी हमारा क्या आएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी की वैल्यू, ये वैल्यू आप पक्का याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये क्या होता है, जी इज़ इक्वल टू 6 पॉइंट, मैं पॉइंट यहाँ पे और डार्क कर देती हूँ, आपको दिखेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी ग्रेविटेशनल वैल्यू होती है। ठीक है, ये पक्का मतलब आपको MCQs में भी पूछी जा सकती है वैल्यू, और ये काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स में भी पुट होती है। सो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अब हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ करें तो हम देख लेते हैं। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, यस ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्ट मीन क्या है कि ये चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। मान लो कि मैं बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट नीचे फेंक, मान लो मैंने एक बॉल नीचे फेंकी तो वो जाएगी तो नीचे ही ना, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी ऊपर खड़ी हूँ, ठीक है, वो जाएगी नीचे ही, ऊपर नहीं जाएगी आसमान की तरफ। तो ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है कि चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके बाद है कि इट फॉलोज प्रोडक्ट लॉ एंड इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यस ये प्रोडक्ट लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, हमने अभी अभी किया है। ये देखिए प्रोडक्ट लॉ मीन्स क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो देखिए यहाँ पे वही है कि इट फॉलोज प्रोडक्ट लॉ एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसके बाद है कि इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, जैसे मैंने अभी आपको मतलब एग्जांपल दिया है कि मैंने अगर कोई बॉल नीचे फेंकी किसी बिल्डिंग से तो वो नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। सो मतलब मैं जितनी मर्ज़ी ऊपर हूँ, जो चीज़ है मेरे पास, मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट फेंका वो जाएगा नीचे ही, ठीक है। तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। उसके बाद है कि इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स, दैट इज़ इट हैज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। यस यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि देखिए ये क्या है कि एक सेंट्रल फोर्स है, मींस मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने इनके सेंटर लिए हैं, ठीक है, जिनमें आर जो है मेरे पास डिस्टेंस है, और ये जो मतलब ये फोर्स है सेंटर वाली, तो ये यहाँ पे लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो मतलब ये सेंट्रल फोर्स है एक। उसके बाद हम कर लेते हैं कि इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने यहाँ पे पेंसिल से थोड़ा लिखा भी है अगर आपको दिखे। ये नॉट डिपेंड ऑन पाथ ओनली पोजीशन, ये सिर्फ मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सी, मतलब मैंने फिर से हम वही एग्जांपल ले लेते कि हमने जैसे बिल्डिंग से कोई चीज़ नीचे फेंकी है तो उसमें क्या है कि मतलब ये पाथ नहीं करता कि कैसी पाथ से आई है, ये डिपेंड करता है पोजीशन पे कि उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं, सेकंड फंडामेंटल फोर्स कर लेते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, कहते इट इज़ अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट एज अट्रैक्टिव और रिपल्शन फोर्स। क्या है ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है, मान लो मेरे पास ये कोई दो चार्जेस हैं, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स है, ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट, चार्ज जो है वो रेस्ट में पड़े हैं, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, एज अट्रैक्टिव रिपल्शन फोर्स। इसमें क्या है कि मान लो मेरे पास ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इसमें जो मतलब ये अभी प्लस माइनस चार्ज हो गया है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। हम इसका भी अगर लॉ करें तो देखो ये क्या है कि जो हमने FE से इसे डिनोट करना है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो हम अगर इसमें देखें तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस, Q1 एंड Q2 इज़ द चार्ज, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये भी डिस्टेंस के। उसके बाद अगर हम फिर से इसे कंबाइन कर दें तो हमारे पास यही बन जाता है, ये इक्वेशन बन जाती है हमारे पास। तो उसके बाद हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, हमने यहाँ पे K कांस्टेंट लिया है, ठीक है, वेयर K इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट विच चेंजेस एक्ट टू मीडियम फॉर फ्री स्पेस। अब क्या है यहाँ पे मतलब मैंने K जो है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट है मेरे पास, ठीक है। अभी हम के की वैल्यू वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट फिर भी आप याद कर लेना। के इज़ इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये होती है के की वैल्यू। उसके बाद अगर हम करें तो मास ऑफ प्रोटॉन, यस ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको +2 में भी पूछा जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मैं पॉइंट यहाँ पे डार्क कर देती हूँ, 1.6 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। प्रोटॉन का जो मतलब वैल्यू है वो ये है, ठीक है, याद रखना। 1.6 × 10⁻⁻27 kg। उसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा कि इट इज़ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, में हमने ऐसे किया ही है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है। उसके बाद है कि इट फॉलोज प्रोडक्ट लो एंड इन्वर्स के लो, यस हमने पीछे लिखा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। उसके बाद है इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स, ये ज़्यादा लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होती एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ सेंट्रल फोर्स, यस ये भी दोनों चार्जेस के सेंटर में लगती है। इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, यस ये भी क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, ये पोजीशन पे डिपेंड करेगी। इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या होता है कि स्ट्रोंगेस्ट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी, 10⁻36 टाइम्स। उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैं वैसे आपको ये दिखा देती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा कभी बीच पेपर में नहीं पूछा जाता, हम इसे स्किप करके आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या है कि कंजर्व मीन्स फोर्स कैन डिस्ट्रीब्यूट बट नॉट ट्रांसफॉर्म। कंजर्व का मीन क्या होता है, हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि जैसे एनर्जी का कंजर्वेटिव रोल लिखो, है ना, वैसे ही क्या है कि हम फोर्स का अगर लिखें तो कंजर्व मीन्स द फोर्स कैन डिस्ट्रीब्यूट बट नॉट ट्रांसफॉर्म। फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं की जा सकती। उसके बाद है कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन रिमेन्स पाथ इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि वर्क उसमें डन हो जाता है लेकिन पाथ का मतलब बिना पाथ के बारे में पूछे वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है कि वर्क डन। उसके बाद है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है कि वर्क डन मे और मे नॉट बी पाथ इंडिपेंडेंट। तो अगर पाथ इंडिपेंडेंट हो तो वहाँ पे वर्क जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सो इट इज़ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ न्यूक्लियस बिटवीन the pairs of protons and proton, neutron and neutron and proton and neutron। ये क्या होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो किन किन के बीच में होती है, वो हो सकती है न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। न्यूक्लियस के बीच में किस किस में होगी, बिटवीन द पेयर्स ऑफ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। It provides stability to the nuclei in spite of the repulsion force as electromagnetic force between the pair of protons। इसमें क्या होगा कि ये स्टेबिलिटी जो है न्यूक्लियस को प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ऑफ द रिपल्शन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पेयर ऑफ प्रोटॉन। मतलब अगर प्रोटॉन के बीच में ये लग रही है हमारे मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो इसमें क्या होगा कि ये स्टेबिलिटी देगी न्यूक्लियस को, ठीक है। उसके बाद ये देखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब मान लो ये है तो क्यू पी क्या होता है, मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, दैट इज़ 0। अब अगर हम प्रोटॉन के बीच में बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड न्यूक्लियर फोर्स। अब के इसमें न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगी और रिपल्शन फोर्स भी लगेगी। उसके बाद है न्यूट्रॉन के बीच में सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स लगेगी, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ करें तो देखो, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड 10⁻² टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना, MCQs और वैसे भी छोटे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, तो दैट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे 10⁻² टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी।
उसके बाद इट डज़ नॉट फॉलो प्रोडक्ट लॉ एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। यस, हमने पढ़ा है, हमने जितना भी पढ़ा है उसमें ना ही इसने स्क्वायर लॉ फॉलो किया है, ना ही इसने इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो किया है, ठीक है, और ये करता भी नहीं है। उसके बाद है इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स एंड द ऑपरेटिव रेंज इज़ टेकन इन फर्म। 1 फर्म इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। हमें ये जो 1 फर्म की जो वैल्यू है वो केमिस्ट्री में भी कई बार पूछी जाती है, दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर। और हम अगर बात करें तो इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। मान लो मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होगा कि ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होगी। मतलब मान लो यहाँ पे मेरे न्यूट्रॉन पड़े, यहाँ पे मेरे प्रोटॉन पड़े हैं, तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं मैंने इतना बड़ा सा मैंने न्यूक्लियस बना दिया है ना, उसमें बहुत ही दूर दूर तक फैला, नो, ऐसा नहीं होगा। छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसके बीच में, मतलब अगर आप मान लो कि जो एरिया है अगर वो छोटा होगा ना, तो उसमें फोर्स जो है वो भी छोटी ही होगी, ठीक है। उसके बाद है कि इट इज़ नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन सेंट्रल क्या है कि ये सेंटर में, ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटर में ही होए, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको नॉन कंजर्वेटिव मैंने पढ़ाया है कि वर्क डन हो जाता है चाहे उसमें पार्ट डिपेंड करती हो या ना करती हो, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल, ठीक है। इसमें मतलब हमने ये तो पढ़ा है ना यहाँ पे कि जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, लेकिन ये जब एक्ट करता है ना तो ये इंडिपेंडेंट होता है चार्ज से, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हो कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस बिकम्स लेस दैन 0.85 फर्म दैन इट बिकम्स रिपल्सिव फोर्स। अगर हमारा मतलब न्यूक्लियस है मेरे पास, ठीक है, वो उसमें क्या है कि बिकम्स लेस दैन 0.8 फर्म में, कि अगर उसका जो डिस्टेंस है 0.8 फर्म से हमारा कम हो जाता है तो हमारे पास क्या होगा कि वो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगी, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे। उससे बाद हमारा आती है फोर्थ फोर्स। उसके बाद हम करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स विच एक्ट बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन ड्यूरिंग द बीटा डिके फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यह क्या होती है? एक फोर्स होती है जो एक्ट करती है एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल। ये क्या है कि एक मैं मान लो मेरे पास एक अनचार्ज्ड पार्टिकल पड़ा और इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है, उसके बीच में ये क्या करेगी? फोर्स जो है एक्ट करेगी, दैट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का लॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन मान लो हमने छोटे क्लासों में पढ़ा है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। वो क्या होता है कि मतलब एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस ट्रांसफ़र की जा सकती है, ठीक है। हम फिर भी एक बार चलो पढ़ लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। कि इन साइंस द एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, दैट इज़ द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज़ इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और इनटू द वर्क। तो यही है जो मैंने आपको बताया है कि एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। वो क्या है वो ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉयड की जा सकती है, वो क्या है सिर्फ ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, ठीक है, अनदर फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेम इज़ ये भी क्या है सेम ही है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि जो चार्ज है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकता, क्रिएटिंग की जा सकता, लेकिन सिर्फ ट्रांसफॉर्म की जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये आ जाता है कई बार। इन लीनियर मोशन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व एंड इन रोटेशनल मोशन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। हम ध्यान से पढ़ते हैं। इन लीनियर मोशन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स,
लीनियर मोशन मीन कोई जो मतलब ऑब्जेक्ट है हमारा लाइन में जा रहा है, ठीक है, एक सीधी लाइन में जा रहा है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स बाहर से उसे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अगर तो मतलब जो लीनियर मोमेंट, मैं आपको फिर से समझाती हूँ एक एग्जाम्पल लेके। मान लो मेरे पास कोई जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे लाइन में जा रहा है, ठीक है, वो लाइन में जा रहा है, तो मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हमारी नहीं लग रही है, ठीक है। तो जो इसमें हमारा लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी। हम ऐसे करते हैं कि इसे हम पी से थोड़ा डोनेट करते हैं, एम वी होता है कि मास इनटू वेलोसिटी होती है, ठीक है, मोमेंटम। तो इसमें मास है और इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेंगी, कंजर्व रहेंगी, ठीक है। एंड इन रोटेशनल मोशन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, मैं आपको ये भी, रोटेशनल मोशन मतलब कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है ऐसे, तो उसमें जो है वो एक्सटर्नल फोर्स वो वहाँ पे भी नहीं लग रही है, ठीक है। तो जो है एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होगा ना, मोमेंटम नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा तो वो भी हमारा कंजर्व्ड ही रहेगा, ठीक है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं फिर से आपको समझाती हूँ और क्लैरिटी के साथ कि अगर हमारे पास लीनियर मोशन है, मतलब कोई मान लो ऑब्जेक्ट वो लाइन में जा रहा है, तो उसमें अगर एक्सटर्नल हमारी फोर्स नहीं लग रही है तो उसमें जो कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम है दैट इज़ कॉल्ड, वो कंजर्व रहेगा। और उसके बाद जो है हमारा रोटेशनल मोशन में अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लो होगा, ठीक है। और ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए, फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर आपको केमिस्ट्री का भी कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। फिर मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर दूँगी, आप देख सकते हो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको न्यू से न्यू मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो जल्दी से जल्दी मिल सके। और फिज़िक्स के चैप्टर 2 के भी मैं वीडियो सेंड करूँगी, ठीक है, आप वो भी देख लेना। आई थिंक एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।